हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज से हम ज्योग्राफी के बैच की स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? ज्योग्राफी का बैच। और ये जो हमारा ज्योग्राफी का बैच है वो सबसे पहले मैं बता दूं, नेट जेआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी, टीजीटी, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो यदि इनमें से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा ये जो ज्योग्राफी का बैच है वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन हमारा यहाँ पर सबसे मेन टारगेट है नेट जेआरएफ और कॉलेज लेक्चरर। अब आप बोलोगे कि सबसे मेन टारगेट ये क्यों है? देखो, जब आपका जेआरएफ लेवल पर तैयारी हो जाती है तो आपका स्कूल लेक्चरर बनना बिल्कुल सिंपल हो जाता है और एक साइड कॉलेज लेक्चर बनना भी सिंपल हो जाता है, क्योंकि अब जो पेपर पैटर्न आ रहा है वो कॉलेज लेक्चरर का भी नेट जेआरएफ की तुलना में सिंपल आ रहा है। आपने देखा होगा अभी जो 5 जनवरी को पेपर हुआ था, बहुत फाड़ू पेपर आया था, हम ये बोल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या बात ध्यान रखेंगे? देखो, सबसे मेन यहां पर हम बात ध्यान रखेंगे कि जो अब पेपर आ रहा है ना, इसमें क्या कर रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। ज्यादा जो पूरा पूरा पेपर है वो आ रहा है कहां से? छोटी छोटी यूनिटों से। तो हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमें नॉलेज नहीं बढ़ाना। आपका यदि टारगेट है नॉलेज बढ़ाना तो आप हमारा बैच मत ज्वाइन करें। लेकिन यदि आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना, आपका टारगेट है कुछ करना, तो प्लीज जरूर आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है, आप हमसे पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ठीक है। कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, बिल्कुल फुल डिटेल से शानदार तरीके से पढ़ेंगे। 3 महीने के अंदर अंदर हम कंप्लीट करवा देंगे। तो अब हम यहां से शुरुआत करते हैं अपने बैच की। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक ऐसी यूनिट से जहां से अब की बार जो पेपर हुआ है जनवरी में, हर शिफ्ट में 2 शिफ्ट हुई थी, दोनों शिफ्टों में 2 3 क्वेश्चन आए थे यहां से। ठीक है। तो उस शिफ्ट का नाम है एग्रीकल्चर। कौन सी? एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, जिसको हम क्या बोलते हैं? कृषि भूगोल बोलते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। तो यहां पर हम देखो, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बहुत सारे यूनिट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है और उसको हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैं एक बार लिखवा देता हूं कि हम यहां पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मैं एक पूरी टेबल बनाया हूं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं विश्व के कृषि प्रदेश। ठीक है। भारत के कृषि प्रदेश, यहां से भी क्वेश्चन आया था आपकी बार, भारत के कृषि प्रदेश। ठीक है। उसके बाद हम यहां पर अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्थानांतरित कृषि। अब आप बोलोगे कि इसको आपने अलग क्यों किया, जो क्योंकि ये भी एक एग्रीकल्चर का ही टाइप है। भाई, स्थानांतरित कृषि है, ये भी एक एग्रीकल्चर का ही टाइप है, लेकिन यहां पर हमने इसको स्पेशल टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। उसके बाद हम बात करें कृषि प्रादेशिकरण की विधियां। क्या? कृषि प्रादेशिकरण की विधियां। उसके बाद हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कृषि फसली प्रारूप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ेंगे कृषि उत्पादकता। क्या पढ़ेंगे? कृषि उत्पादकता, जिसको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या? सस्य विविधीकरण।
इसके अलावा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं सस्य संयोजन की विधियां। ठीक है, इसके अलावा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन। इसके अलावा यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कृषि मॉडलों का वर्गीकरण। इसमें बहुत सारे कृषि के मॉडल आ जाएंगे। ठीक है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर बार यहां से कम एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भारत में कृषि प्रादेशिकरण, जिसमें हम जो हिटलसी का वर्गीकरण है, इसके अलावा जो भी अदर वर्गीकरण है, उन सभी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर ज्योग्राफर। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर कृषि की विधियां, कौन कौन से मेथड है जिनसे कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये टोटल हम यहां पर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं इन 15 टॉपिकों को। और इन 15 टॉपिकों में नेट जेआरएफ के लिए, कॉलेज लेक्चर के लिए कंप्लीट एग्रीकल्चर कवर हो जाएगा। ठीक है, इनको हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर से स्टार्ट करके, और हम बिल्कुल कंटिन्यू बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं एक सिस्टमैटिक वे लेके चल रहा हूं। जैसे एग्रीकल्चर ज्योग्राफर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ज्योग्राफर हैं उनको मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, एक टेबल बनाकर। एक साइड में रहेंगे ज्योग्राफर, उनके नाम, दूसरी साइड वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तीसरी साइड उन्होंने कौन कौन सी बुकें लिखी थी, और चौथी साइड हम बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम किए थे। उसमें उनके मॉडल आ जाएंगे, या फिर ज्योग्राफी में जो भी उनके योगदान है वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और ध्यान रहे, जो जून 2022 में जेआरएफ का पेपर होने वाला है, उसमें यहां से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। कम से कम मैं 5 से 6 क्वेश्चन बोल रहा हूं, बाकी एक क्वेश्चन तो ऑलवेज स्थानांतरित कृषि से आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा मॉडल से क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यहां से एग्रीकल्चर ज्योग्राफर से क्वेश्चन आ जाता है, हिटलसी से क्वेश्चन आ जाता है, मॉडल से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे वॉन थेन्युन का मॉडल। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में। अब मैं यहां पर देखो आपको सबसे बेसिक सा एक फंडा बता देता हूं। देखो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्या है, मैं एक बार समझाता हूं आपको। चलो पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। बोर्ड पर बहुत लंबे टाइम बाद वापस क्लास रिस्टार्ट हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा साफ होने में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और देखो यदि दिखने में कुछ प्रॉब्लम होती है, सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है, पहली बात तो अब होगी नहीं ऐसी प्रॉब्लम, बाई चांस होती है तो आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है, और ये क्लास कैसी लगती है ये भी आप मेरे को जरूर बताना। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि कृषि होती क्या है। ऑलमोस्ट सबके सब जानते होंगे कि कृषि क्या है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह शब्द आपने बहुत सारी बार सुना होगा। और भारत की जो 60 से 65% पॉपुलेशन है वो कंप्लीटली रूप से एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो भारत में जितने भी गांव हैं, गांवों की जो अर्थव्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से डिपेंड करती है कृषि पर। उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो कृषि होता है। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में हम इन सभी चीजों को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, आप अकेले एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट काम रहेगा। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, इन सभी को लिंक करके पढ़ोगे ना तो बहुत गजब तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। यहां पर मैं केवल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कंप्लीट करूंगा, फिर हम तुरंत बात पढ़ेंगे इको वाला पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में जब एक दूसरे से लिंक होगी ना तो बहुत गजब तरीके से पढ़ने में मजा आने वाला है। ठीक है,
अब यहां पर हम शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के प्रकार, बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है। भारत, आपको पता होगा कि भारत जलवायु की दृष्टि से बहुत विविधता रखता है, मिट्टी की दृष्टि से बहुत विविधता रखता है, जलवायु की दृष्टि से भी। हम ऊपर यदि भारत के मानचित्र की बात करें तो ऊपर, जैसे मैं एक बार छोटा सा मानचित्र बनाता हूं, सपोज दैट ये हमारा एक सपनों का भारत है। कैसा है? सपनों का भारत। बाकी जो रियल भारत है वो तो बहुत प्यारा है हमारा, लेकिन ये हम एक सपनों का भारत बना रहे हैं। ठीक है, यह हमारा एक सपनों का भारत है। और इसकी यदि हम जलवायु के बारे में बात करें तो ये क्या, कौन सा भाग है? ये हिमालय वाला पार्ट आता है जहां पर बिल्कुल ठंडी जलवायु रहती है। ठीक है, इस वाले भाग में बहुत ज्यादा बरसात होती है, इस वाले पूरे भाग में बहुत ज्यादा बरसात होती है। इस वाले भाग में बिल्कुल सूखा रहता है, यहां पर फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये वाला उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाता है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाता है। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। तो देखो होता क्या, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। क्या हमें, जैसे मैं राजस्थान में जयपुर से हूं, ठीक है, ऐसे ही आप किसी स्पेशल डिस्ट्रिक्ट से होंगे, तो यहां पर नॉर्मल तरीके से उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। सर्दियों के समय थोड़ी ज्यादा ठंड रहती है और गर्मियों के समय थोड़ी ज्यादा गर्मी रहती है। अब यदि कोई मेरे को कहे कि तू जम्मू कश्मीर जाके रह, तो वो मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा सा मतलब असंतुलित काम हो जाएगा। मैं वहां पर अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। अब किसी कैंडिडेट जो बिल्कुल साउथ में रहता है उसको हम जम्मू कश्मीर भेजें, या फिर जम्मू कश्मीर का जो कोई कैंडिडेट है उसको हम पश्चिमी राजस्थान में रहने के लिए कहें, तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं रहने वाला। इसी तरीके से जो फसल होती है ना, उनकी हर एक फसल का एक फिक्स होता है। क्या होता है? एक फिक्स जलवायु होती है, एक फिक्स क्राइटेरिया होता है उसका। उसके लिए एक फिक्स मिट्टी होती है, फिक्स वर्षा की मात्रा होती है, फिक्स टेम्परेचर होता है और फिक्स वहां की जलवायु होती है। जैसे सेव के बारे में बात करें, आपने सेव का खाया भी होगा, सेव के पेड़ के बारे में सुना होगा। सेव की खेती सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में की जाती है। लेकिन यदि हम सेव को पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, जोधपुर, या फिर दक्षिणी भारत जैसे केरल, कर्नाटक, इनमें उगाना चाहें तो ये इम्पॉसिबल है। वैसे कुछ पौधे उगाए जा सकते हैं, सिंथेट वो आजकल अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंथेट अलग टाइप के पौधे बना दिए गए, उनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड पौधे। लेकिन नहीं, जैसा जैसलमेर, जम्मू कश्मीर में या हिमाचल प्रदेश में सेव पैदा हो सकता है, वैसा पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान में पैदा नहीं हो सकता। नारियल है, ये सारी नारियल जैसे दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा पैदा किया जाता है। अब नारियल का पेड़ आप जम्मू कश्मीर में लगाओ तो वहां पर इम्पॉसिबल है। जितनी उत्पादकता हमें नारियल की केरल से मिल रही थी ना, उतनी जम्मू कश्मीर से नहीं मिल सकती, उतनी पश्चिमी राजस्थान से नहीं मिल सकती। पर अनानास है ये भी, तो इस तरीके से केला है। तो ये हर एक पौधा होता है ना, वो एक स्पेशल जलवायु रखता है, उसके लिए एक स्पेशल प्रकार की मिट्टी चाहिए, स्पेशल प्रकार के वर्षा का क्राइटेरिया चाहिए। तो ऐसे होता है सारी चीजें। जैसे हमारी बॉडी का सिस्टम होता है ना, हम जैसे हमें आदत पड़ गई, अब जैसे जो साउथ भारत के लोग हैं तो उनको क्या होता है, ना तो ज्यादा सर्दी लगती साउथ में, ना ज्यादा गर्मी पड़ती। अब इन लोगों को हम कहें कि तुम भाई राजस्थान में रहो, जैसलमेर में, तो वो लोग वहां पर सही ढंग से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनको आदत क्या पड़ी हुई है, दक्षिण भारत के लोगों को आदत पड़ी हुई है एक स्टेबल जलवायु की। वहां पर ऑलवेज टेम्परेचर लगभग बराबर सा रहता है, वार्षिक तापांतर ज्यादा नहीं रहता। लेकिन जब उनको हम जम्मू कश्मीर में रहने के लिए भेजेंगे ना, तो भाई साहब वो वहां नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में गर्मियों में टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता है, सर्दियों में -3-4 पर आ जाता है। दिन में टेम्परेचर 40 के आसपास रहता है, रात को टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इस तरीके से हर एक मानव के लिए एक स्पेशल एरिया, स्पेशल क्लाइमेट, सारी चीजें बिल्कुल एक स्पेशल तरीके से रहती हैं। उसी तरीके से हर एक पौधे के लिए, हर एक फसल के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया होता है, एक फिक्स जलवायु होती है, एक फिक्स मिट्टी का प्रकार होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं फसल के टाइप्स, एग्रीकल्चर के प्रकार। तो देखो एग्रीकल्चर के प्रकार में हम इन्हें बहुत सारे कारक हैं जिनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या? बहुत सारे कारक, कितने भी कारक मान सकते हो, मिट्टी की पथरीलापन,
मिट्टी की ऊंचाई, धरातल की ऊंचाई, वर्षा, टेम्परेचर, बहुत सारे कारकों के आधार पर इनको हम आपस में विभाजित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर को मोटे मोटे तौर पर 3-4 भागों में विभाजित किया है। एक एक भाग है इनके, इनको हम बिल्कुल फुल डिटेल से आगे पढ़ते हुए चलने वाले हैं। सबसे पहले हमने जो एग्रीकल्चर है उसको डिवाइड किया है किसके आधार पर? जल प्राप्ति के आधार पर। किसके आधार पर? जल प्राप्ति के आधार पर कृषि के प्रकार। अब जल प्राप्ति का मतलब है जल की मात्रा के आधार पर। जैसे पश्चिमी राजस्थान, वहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, ऑलवेज सूखा होता है, तो वहां पर अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। बात की जाए मालाबार तटीय क्षेत्र की या उत्तरी पूर्वी भारत की, जहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से बरसात होती है, वहां पर अलग प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। बात की जाए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की, यहाँ पर नॉर्मल एवरेज बरसात होती है, तो यहाँ पर अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो जो जल की प्राप्ति के आधार पर पौधों के प्रकार है, या जो जल की प्राप्ति के आधार पर जो कृषि है, उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसमें सबसे पहली आती है तर कृषि। कौन सी? तर कृषि। दूसरी आती है आर्द्र कृषि। जो ये तर कृषि है ना, उसको हम अति आर्द्र कृषि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अति आर्द्र कृषि। अब आप बोलोगे सर ये अति आर्द्र का भी क्यों मतलब है? तर का मतलब होता है बहुत ज्यादा पानी वाले, बहुत ज्यादा, जिसको ऐसी कृषि जिसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती हो। इसके अलावा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं सिंचाई कृषि, सूखी खेती। ठीक है, इसके अलावा सिंचाई कृषि, इसके अलावा सूखी कृषि। ठीक है, तो नॉर्मली तरीके से हम जल प्राप्ति के आधार पर जो कृषि है उसको 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले तर कृषि, जिसको हम अति आर्द्र कृषि बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आती है आर्द्र कृषि, तीसरे नंबर पर सिंचाई कृषि, चौथे नंबर पर सूखी कृषि। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तर कृषि के बारे में कि जो तर कृषि होती है उसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, इसके अंदर कौन कौन से जो फिक्स जलवायु आती है, इसमें कितनी बरसात होनी चाहिए, क्या टेम्परेचर चाहिए, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तर। तर शब्द से आपको देखो याद करने का भी लिंक होना चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो तर का मतलब क्या होता है? तर हमने नहीं सुना कि यार पानी से भीज के तर हो गया। आपने गांव में बहुत सारी बार सुना होगा, अपने मम्मी पापा बोलते रहते हैं कि जमीन पानी से तर हो गई, झोपड़ी पानी से तर हो गई, कपड़े पानी से तर हो गए। तो उसका मतलब क्या है? तर होने का मतलब उसमें पानी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। क्या है? पानी की बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। तो जो तर कृषि है ना, वो सामान्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात। ठीक है, तर कृषि कौन से क्षेत्रों में की जाती है? जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। अब ये इसकी सबसे खास विशेषता होगी, क्योंकि हमने केवल जल प्राप्ति के आधार पर किया है, तो यहाँ पर हम इसकी विशेषताएं में मिट्टी नहीं बता सकते कि तर कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर हमने किस आधार पर बात कर रहे हैं? जल की प्राप्ति के आधार पर बात कर रहे हैं। तो जो तर कृषि है वो कृषि होती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। तो यदि आप तर कृषि या अति आर्द्र कृषि करना चाहते हो तो आप उस एरिया में कर सकते हो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। अब आप इसमें बात करोगे कि सर इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। देखो यहां पर मैं याद करने का एक सबसे बेस्ट मेथड बताता हूं। मैंने बोला 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात, तो आपके दिमाग में एक फीलिंग आनी चाहिए। वो फीलिंग क्या आनी चाहिए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात भारत में कहां कहां पर होती है और पूरे विश्व में कहां कहां पर होती है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपके दिमाग में यह चीज भी आनी चाहिए कि कौन कौन सी फसलें जिनके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये दोनों बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये कब आएंगी? जब आप इको ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे पूरे ज्योग्राफी से आपस में लिंक रखता है। कोई सा भी पढ़ो, एक दूसरे से जब हम लिंक करके पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, परमानेंटली याद। यहां पर मैं लिखा दूं फसलों के प्रकार कि रबर की खेती,
200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात चाहिए। गन्ने की खेती 200 सेंटीमीटर के आसपास बरसात चाहिए। बाकी वैसे जो रबर की खेती, गन्ने की खेती है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, लेकिन 200 सेंटीमीटर के आसपास बरसात चाहिए। रबर की खेती, इसको 200 सेंटीमीटर के आसपास की बरसात चाहिए। लेकिन मैं यहां पर फसलों के प्रकार नहीं लिखाऊंगा, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि कौन कौन सी फसल है जिनको 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता होती है, कौन कौन से एरिया है भारत के जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। हाँ, ये लिखवा देता हूं मैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता रहता है। तो देखो, हम क्षेत्र के बारे में बात करें तो देखो, भारत में कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी भारत। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत। देखो, उत्तरी पूर्वी भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। दूसरा आ जाता है कौन सा, अंडमान निकोबार। तीसरा कौन सा आ जाता है, मालाबार तट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोल दो या पश्चिमी तटीय क्षेत्र बोल दो। ठीक है, या बोल दो पश्चिमी तटीय क्षेत्र का कौन सा। देखो, कोई भी पर्वत होता है, ठीक है, मैं एक समझा रहा हूं, बाकी जब हम बरसात पढ़ेंगे कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, वहां पर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल से समझेंगे। लेकिन यहां पर मैं बता देता हूं, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, अब पर्वतीय बरसात होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो पर्वतीय बरसात क्या होती है, मानसून आते हैं और पर्वत के एक भाग से आपस में टकराते हैं, टकराकर पौने ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है, और फिर नीचे गिरने लगती है। तो जहां पर पौने टकराती हैं, जिस तट से पर्वत पौने टकराती है, वहां पर क्या होती है, अधिक बरसात होती है। क्या होती है, अधिक वर्षा होती है। और जिस ढाल के सारे नीचे उतरती है, वहां पर कम वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। ठीक है, जहां पर कम बरसात होती है ना, उसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं, यदि ऑप्शन में आ जाए कि तीव्र कृषि कौन से क्षेत्र में नहीं की जाती, और वहां पर एक ऑप्शन हो, दो ऑप्शन ये हो गए, तीसरा ऑप्शन हो सपोज दैट कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र का वृष्टि छाया क्षेत्र। तो ध्यान रखना, वृष्टि छाया क्षेत्र में कम बरसात होती है, इसलिए कोई सा भी वृष्टि छाया क्षेत्र हो, चाहे पूर्वी भारत की कोई सी भी पहाड़ी का नाम दे दे, उसका वृष्टि छाया क्षेत्र हो, चाहे अंडमान निकोबार की कोई सी पहाड़ी का नाम दे दे, उसका वृष्टि छाया क्षेत्र हो, और चाहे पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र हो, वृष्टि छाया क्षेत्र में कम बरसात होती है, इसलिए वहां पर तीव्र कृषि किसी भी हाल में नहीं की जा सकती। इसके अलावा दक्षिणी बंगाल, कौन सा, दक्षिणी बंगाल। दक्षिण बंगाल में भी क्या की जाती है, तीव्र कृषि की जाती है। तीव्र कृषि में स्पेशली हम बात करें तो चावल और गन्ना की भी खेती की जाती है। किसकी, चावल, गन्ना, रबर, नारियल, ये ऐसी फसलें हैं जिनकी कौन सी आती है, जिनमें 200 सेंटीमीटर के आसपास बरसात की आवश्यकता होती है, ये तीव्र कृषि में की जाती है। तो ये था भारत में तीव्र कृषि का वितरण, कि भारत में जो तीव्र कृषि है वो कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है, अंडमान निकोबार में की जाती है, मालाबार तट या पश्चिमी तटीय क्षेत्र में की जाती है, और दक्षिणी बंगाल में की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ मध्य हिमालय में भी की जाती है। तो देखो, हाँ, उत्तरी पूर्वी भारत लिखा है, यहां पर हम पूर्वी हिमालय भी बोल सकते हैं। ठीक है, आपको भी पता होगा भाई, उत्तरी पूर्वी भारत ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया उत्तरी पूर्वी भारत में आता है। ठीक है, तो इसको हम उत्तरी पूर्वी भारत भी कह सकते हैं, और इसको हम पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं, और इस वाले भाग को हम मध्य हिमालय कहते हैं। तो तीव्र कृषि है जो पूर्वी हिमालय, मध्य हिमालय, और कहां पर, उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। अब यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखो, इन चीजों के साथ साथ आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। वो क्वेश्चन क्या तैयार हो गया, ये 4 ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, और इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में सर्वाधिक बरसात होती है, या भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। ध्यान रखना, मैंने यहां पर शब्द लिखा है अति आर्द्र। अति आर्द्र का संबंध हो गया तीव्र कृषि से, और तीव्र कृषि का संबंध हो गया 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से।
तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारत के, और पूछता है ऐसे क्वेश्चन, वो ये नहीं पूछेगा कि त्रिकृषि में कौन कौन सी फसलें आती हैं, वो ये नहीं पूछेगा कि त्रिकृषि में कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है, वो ये पूछेगा कि अति आर्द्र प्रकार की कृषि या अति आर्द्र जलवायु कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। अति आर्द्र जलवायु भारत के कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात भारत के कौन कौन से क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, विश्व की। एक बार हम इस यहाँ पर थोड़ा सा विश्व को भी कवर कर लेते हैं कि विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अति आर्द्र या त्रिकृषि की जाती है। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा भारत विश्व को भी कवर कर लेते हैं। देखो विश्व में एक बार आप रिमेंबर करो, याद करने की कोशिश करो कि विश्व में 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात कहां कहां पर होती है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व में वितरण। ठीक है, विश्व में वितरण के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया। कौन सा आता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी एशिया आता है, उसके बाद में आता है इंडोनेशिया, उसके बाद आता है श्रीलंका, उसके बाद आता है मलेशिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये सारी चीजें इंडोनेशिया, श्रीलंका, मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, और छठे नंबर पर आ जाता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कौन, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र है विश्व के जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है, या जहां पर अति आर्द्र कृषि की जाती है, या जहां पर त्रिकृषि की जाती है। कौन कौन से एरिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं, जैसे कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ये जितने भी कंट्री है दक्षिण पूर्वी एशिया के सारे सारे। इंडोनेशिया जानते हो आप, मलेशिया, श्रीलंका, एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, एस का मतलब साउथ, मतलब उत्तरी पूर्वी दक्षिणी अमेरिका, और इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। ये वो एरिया है जहां पर अति आर्द्र कृषि की जाती है, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। ठीक है, इसके अलावा ये वो क्षेत्र होते हैं, त्रिकृषि में क्या सबसे खास बात होती है, यहां पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती, यहां पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती, यहां पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारी बातें थी त्रिकृषि के रिगार्डिंग। हमने त्रिकृषि को अच्छे से पढ़ लिया। 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात वाले क्षेत्र में त्रिकृषि की जाती है। भारत में कहां कहां की जाती है, विश्व में कहां कहां की जाती है। इसकी सबसे खास बात होती है कि इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। यदि इन एरियो में जहां पर भी त्रिकृषि की जाती है वहां पर कुएं नहीं खोदे जाते इतने ज्यादा, वहां पर इतने ज्यादा बोरवेल नहीं खोदे जाते, क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बरसात ही होती रहती है वहां पर इस तरीके से कि सिंचाई करनी ही नहीं पड़ती। वहां पर तो ये रहता है कि यार थोड़े दिन बरसात रुक जाए तो अच्छा रहे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया त्रिकृषि के बारे में बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, भाई लोगों, देखो हम डिटेल से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे मेन बात बताऊं, देखो सब कुछ पढ़ने से मतलब नहीं होता। पढ़ना वो चाहिए जो काम आए। भाई नॉलेज नहीं बढ़ाना, में नॉलेज तो बाद में बढ़ाते रहेंगे, पूरी जिंदगी है नॉलेज बढ़ाने के लिए। जब बिल्कुल बुढ़े हो जाएंगे तो फिर आराम से जब रिटायरमेंट ले लेंगे तो उस टाइम आराम से बैठे बैठे नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। अभी हमें नॉलेज बढ़ाने पर फोकस नहीं करना, अभी हमें फोकस करना है सिलेक्शन लेने पर, जेआरएफ निकालने पर, कॉलेज लेक्चरर बनने पर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर, स्कूल लेक्चरर बनने पर फोकस करना है। ठीक है, और भाई लोगों, यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो तो ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो। शुरू हो चुका है बैच, क्लासेज जब बिल्कुल रेगुलर होंगी, अपनी कभी क्लास मिस नहीं होगी। आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी वैसे, बाकी अब भी बंद भी नहीं होने वाली। तो यदि आप बैच लेना चाहते हो तो बैच ले सकते हो।
7891350470। ये क्या है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। और यदि आप नेट जेआरएफ के लिए लेते हो, ठीक है, नेट जेआरएफ के लिए लेते हो तो आपकी कॉलेज लेक्चर की भी तैयारी हो जाएगी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। इन तीनों की तैयारी हो जाएगी। तो इसका चार्ज है 900 रुपए। कितना है, 900 रुपए। इसके अलावा यदि आप इसको लेक्चरर के लिए लेते हो, पीजीटी के लिए लेते हो, तो इसका चार्ज है 700 रुपए। कितना है, ओनली 700 रुपए। ये मंथली चार्ज नहीं, ये कंप्लीट चार्ज है। इस चार्ज में मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, साथ ही साथ प्रत्येक यूनिट के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये हमारा टोटल चार्ज रहने वाला है ज्योग्राफी की कंप्लीट क्लासेस का। तो आप यदि इंटरेस्टेड है तो अभी बैच ले सकते हैं। ध्यान रहे 20 जनवरी के बाद में ये चार्ज में 100 रुपए और बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम 100 रुपए ही बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं बढ़ाते, फिर उसके बाद में लगा तो और बढ़ा देंगे, बाकी फिर हम उतना ही रखेंगे। कितना, 1000 रुपए रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर पर आर्द्र कृषि। ठीक है, आर्द्र कृषि। देखो अभी हमने पढ़ा था तृण कृषि, जिसको हम अति आर्द्र कृषि बोल रहे थे, और उसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात की आवश्यकता थी। अब हम पढ़ेंगे आर्द्र कृषि। तो आर्द्र कृषि स्पेशली उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर क्या होता है, 200 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। मतलब जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। कितनी वर्षा कितनी होती है, जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर। तो आर्द्र कृषि उन एरिया में की जाती है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। और ध्यान रहे, भारत का जो अधिकांश कृषि क्षेत्र है या विश्व की जो अधिकांश कृषि योग्य भूमि है वो इसी एरिया में आती है। किस में आती है, इसी एरिया में आती है। तो विश्व की अधिकांश कृषि योग्य भूमि इसी क्षेत्र में आती है। ठीक है, विश्व की जो अधिकांश कृषि योग्य भूमि है वो सारी की सारी इसी क्षेत्र में आती है। और आर्द्र कृषि उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। अब देखो यहां पर हम बिल्कुल उसी तरीके से वितरण पढ़ने वाले हैं कि आर्द्र कृषि कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में वितरण। अब आपको ध्यान करना है कि भारत में कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। बताओ भारत के ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। देखो भारत के बारे में मैं बताऊं, देखो एक चीज और ध्यान रखना, काली मिट्टी स्पेशली उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो ये हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत में आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये आप लिख लो, भारत में आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर काली या काप मिट्टी पाई जाती है। कौन सी, काली या काप मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता होगा काली या काप मिट्टी स्पेशली उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। तो क्वेश्चन आ जाए कि काली व काप मिट्टी वाले क्षेत्रों में कितनी बरसात होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। काप मिट्टी का मतलब है जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि ये जो कृषि क्षेत्र वो भारत में कहां कहां पर है। तो देखो इस प्रकार का जो कृषि क्षेत्र है वो भारत के जो गंगा का मैदान है ना, भारत में यदि इसके वितरण की बात करें तो गंगा का मैदान, कौन सा, गंगा का मैदानी क्षेत्र। जो गंगा का मैदानी क्षेत्र होता है वहां पर आर्द्र कृषि की जाती है। कौन सी की जाती है, आर्द्र कृषि की जाती है। और जो आर्द्र कृषि क्षेत्र होता है यहाँ पर स्पेशली
दो प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती है। यहां पर वर्ष में दो प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं, जिसमें पहली आती है रबी की फसल और दूसरी आती है खरीफ की फसल। ठीक है। जो भारत का आर्द्र कृषि क्षेत्र है वो स्पेशली गंगा का मैदानी क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षांत होती है। इसके अलावा जो भारत का जो कृषि क्षेत्र है, भारत का जो आर्द्र कृषि क्षेत्र है, यहाँ पर स्पेशली दो प्रकार की खेती की जाती है। एक रबी की फसल की खेती की जाती है और दूसरी खरीफ की फसल की खेती की जाती है। यदि हम इसका विश्व वितरण देखते हैं, क्या देखते हैं? विश्व वितरण। तो यदि हम इस कृषि का विश्व वितरण देखते हैं तो ये एशिया, अमेरिका और यूरोप, कहां का? एशिया, अमेरिका और यूरोप, ये तीन कॉन्टिनेंटल है, ये तीन महाद्वीप है जहां पर आर्द्र प्रकार की कृषि की जाती है। कौन कौन से में? एशिया में, अमेरिका में और यूरोप। इन तीन महाद्वीपीय क्षेत्रों में आर्द्र प्रकार की कृषि की जाती है। बात की जाए, अब बोलोगे सर साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं की जाती है? भाई दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंटल का जो अधिकांश भाग है वो सारा मरुस्थल से घिरा हुआ है। दक्षिणी भारत में भी बहुत सारे, जैसे कालारी मरुस्थल है, बहुत सारे मरुस्थल है। तो जो दक्षिणी भारत है वहां पर शुष्क खेती की जाती है स्पेशली। ठीक है, कुछ कुछ एरिया को छोड़ दो, बाकी जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर शुष्क प्रकार की खेती की जाती है। और जो एशिया, अमेरिका और यूरोप, एशिया, अमेरिका और यूरोप, ये तीन ऐसे महाद्वीप है जहां पर अधिकांशतः आर्द्र कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? आर्द्र प्रकार की कृषि की जाती है। तो ये था इसका विश्व वितरण, भारत में वितरण। अब मैं एक सेकंड में रिवाइज करवा देता हूं। आर्द्र कृषि की सबसे खास विशेषता, पहली, ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षांत वाले क्षेत्र में होती है। विश्व का जो अधिकांश कृषि योग्य भूमि है वो आर्द्र कृषि क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब हम इसका भारत में देखते हैं। भारत में आर्द्र कृषि स्पेशली उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है या काप मिट्टी पाई जाती है। और इसी लाइन से हमारा एक नया क्वेश्चन तैयार होता है कि काली मिट्टी या काप मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जहां 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वो घुमा के भी पूछ सकता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली या काप मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि भारत में आर्द्र कृषि, जैसे मैंने बताया था अति आर्द्र कृषि है जो भारत में कौन कौन से क्षेत्र में की जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आर्द्र कृषि है वो भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में की जाती है। कौन से में? गंगा की मैदानी क्षेत्र में की जाती है। तो यहां से भी एक नया क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में कितनी बरसात होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर की बरसात होती है। और इसके अलावा जो आर्द्र कृषि क्षेत्र होता है यहाँ पर दो प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। एक रबी की फसल पैदा की जाती है और एक खरीफ की फसल पैदा की जाती है। विश्व में देखी जाए तो विश्व में आर्द्र कृषि एशिया, यूरोप और अमेरिका महाद्वीप में की जाती है। तो ये था आर्द्र कृषि के बारे में। अब यहां पर हम बात करें फसलों की, तो देखो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है ना, मैं फसल याद करने का एक लिंक बता रहा हूं आपको, इसको आप चाहे नोट डाउन कर लेना, चाहे याद वैसे दिमाग में रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप नोट डाउन भी कर लेना। देखो जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात की जाती है, जब हम फसलों के बारे में पढ़ेंगे, गेहूं की फसल के लिए कितनी बरसात चाहिए, गन्ना की फसल के लिए कितनी चाहिए, तो वहां से हमें ये पता चलेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है और उस क्षेत्र में जो फसलें पैदा की जाती है उन फसलों को बोलते हैं उष्णकटिबंधीय फसल। कौन सी? उष्णकटिबंधीय फसल। जो उष्णकटिबंधीय फसल होती है वो कौन से क्षेत्र में पैदा की जाती है? जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है।
ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जो आर्द्र कृषि क्षेत्र है वहां पर उष्ण कटिबंधीय फसलें पैदा की जाती हैं। अब उष्ण कटिबंधीय फसलों में कौन कौन से आ जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय फसलों में वो सारी फसल आ जाती है जिनके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात की आवश्यकता होती है। अब मैं काउंट करवाता हूं, ऑलमोस्ट जितनी भी फसल है, जैसे चाय ले लो, कॉफी ले लो, रब्बर ले लो, कव्वा ले लो, कव्वा भी ये सारी इसी में शामिल हो जाती है, गेहूं ले लो, मक्का ले लो, तो ऑलमोस्ट जितनी भी फसल है वो सारी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आती है। ठीक है, बाजरा ले लो, बाजरा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है। गन्ना है, चावल है, जूट है, और रबड़ है, नारियल है, कव्वा है, चाय है, कॉफी है। तो ये जितनी भी फसल हैं वो सारी किस में आती हैं? उष्ण कटिबंधीय फसलें में आती हैं। और उष्ण कटिबंधीय फसल 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। और जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर बरसात होती है और वहां पर खेती की जाती है तो उसे हम कौन सी कृषि बोलते हैं? आर्द्र कृषि बोलते हैं। तो आर्द्र कृषि क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय फसलों को पैदा किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय फसल कौन कौन सी है? मैं रिपीट करा रहा हूं नाम: चावल, गन्ना, चाय, कॉफी, जूट, नारियल, बांस, इसके अलावा रबड़। तो ये सारी जो फसलें हैं, गेहूं, तो ये जितनी भी फसल है ना, ये सारी कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं कृषि का जो नेक्स्ट टाइप है उसके बारे में, कि जो एग्रीकल्चर का नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है। हमने यहाँ पर 4 प्रकार बताए थे, इन चारों को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करवा देते हैं, फिर हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चौथा प्रकार लेते हैं, सिंचाई द्वारा। तीसरा प्रकार है सिंचाई द्वारा। देखो, सिंचाई द्वारा नाम समझ के होंगे, यहां पर हमें सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अब सिंचाई क्या होती है? कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि सिंचाई क्या होती है। देखो, सिंचाई क्या होती है? खेतों में कृत्रिम तरीके से पानी पहुंचाना, फसल में या खेतों में कृत्रिम तरीके से पानी पहुंचाना, जैसे बोरवेल से पानी निकालकर फिर पाइप के माध्यम से खेतों में या फसल में पहुंचाना, कुएं से पानी निकालकर फिर खेतों में पहुंचाना, किसी पौंड या तालाब से मोटर के द्वारा पानी खींचकर उसे खेतों में पहुंचाना। इस प्रक्रिया को हम सिंचाई कहते हैं। और जिस क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से फसलें पैदा की जाती हैं उसे हम कहते हैं सिंचाई कृषि। ठीक है, तो जैसे हम हमारे एरिया की बात करें तो यहाँ पर कंप्लीटली रूप से जो सिंचाई कृषि है वो सिंचाई पर डिपेंड है। हमारे जो सारी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ एग्रीकल्चर है जो कंप्लीटली डिपेंडेड है किसके ऊपर? सिंचाई पर। तो सिंचाई के द्वारा कृषि स्पेशली कौन से क्षेत्र में की जाती है? जहां पर मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। मानसूनी या अर्धशुष्क, मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में जो कृषि है, कौन से? मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र की जो कृषि है वो कंप्लीटली किस पर डिपेंड करती है? सिंचाई पर। आप सिंचाई करोगे तो फसल पैदा होगी, आप सिंचाई नहीं करोगे तो फसल पैदा नहीं होगी। अब यदि हम बात करें अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र या मानसूनी जलवायु क्षेत्र, तो यहां से आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो जब हम आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा। जो अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है वहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। इसको हम स्टेपी जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। कौन सा? जो अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र, इसको हम स्टेपी जलवायु क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत या विश्व दोनों जगह हमें काउंट करना है। मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्र को हम स्टेपी जलवायु क्षेत्र भी बोल सकते हैं, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु क्षेत्र। और जो अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है या फिर जो स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र होता है वहां पर वर्षा कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर। तो हमें डायरेक्टली पता चल गया
कि सिंचाई द्वारा कृषि या जो सिंचाई कृषि है स्पेशली उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। ठीक है, यहाँ की जो फसल होती है वो कंप्लीटली सिंचाई पर निर्भर करती है, पूर्ण रूप से सिंचाई पर निर्भर करती है। तो हमें पता चल गया कि जो मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु की जो फसलें होती हैं, जो कृषि होती है, वो किस पर डिपेंड होती हैं? सिंचाई पर डिपेंड होती हैं। किस पर? सिंचाई पर। ठीक है, तो इस लाइन को भी आप लिख सकते हो कि मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र की जो फसलें होती हैं वो सिंचाई पर निर्भर करती हैं। अब सिंचाई के द्वारा सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है भारत में या विश्व में गेहूं की फसल को, फिर चावल को, फिर कपास को, फिर गन्ना को। ठीक है, गेहूं है, चावल है, कपास है, गन्ना है, ये ऐसी फसलें हैं जिनको बहुत ज्यादा मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता होती है। और स्पेशली यदि क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में या भारत में कौन सी फसल है जिसको सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वो होती है गेहूं की फसल। क्योंकि गेहूं की फसल स्पेशली उन क्षेत्रों में पैदा की जाती है जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास बरसात होती है। ठीक है, और जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है वो मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु वाला क्षेत्र होता है और वहां पर सिंचाई के द्वारा फसल पैदा की जाती है। बात की जाए चावल, गन्ना, कपास, ये ऐसे क्षेत्रों में भी पैदा की जाती हैं ये फसलें जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। ठीक है, जैसे चावल की खेती बंगाल में पैदा की जाती है, वहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात हो रही है, यूपी में की जाती है। गन्ने की भी ऐसे एरिया में की जाती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। लेकिन गेहूं की खेती किसी भी हाल में उस एरिया में नहीं की जा सकती जहां पर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात हो। आपको यदि गेहूं की खेती करनी है तो आप केवल उसी एरिया में कर सकते हो जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में बरसात होती है, ज्यादा से ज्यादा 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यदि हम इसका वितरण पढ़े तो देखो, इसका हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारत में वितरण। ठीक है, तो यदि हम इसका भारत में वितरण पढ़े कि सिंचाई द्वारा कृषि भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में की जाती है, तो जैसे गंगा का पश्चिमी मैदान, दूसरा दक्षिणी भारत की नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में और गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में कैसे खेती की जाती है? सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। कैसी? सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। और यदि हम इसका विश्व वितरण पढ़े, क्या पढ़े? विश्व वितरण, तो मेरे प्यारे साथियों विश्व वितरण में कौन कौन आ जाएंगे? जैसे हमारा मिस्र आ जाएगा, भारत आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। जैसे मिस्र आ गया, मिस्र आ गया, भारत आ गया, चाइना आ गया, चीन। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं, जैसे अमेरिका आ गया, मैक्सिको आ गया, अमेरिका आ गया, मैक्सिको आ गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आ गया। इसके अलावा देखो मिस्र आ गया, भारत आ गया, चाइना आ गया, अमेरिका आ गया, मैक्सिको आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इराक। ठीक है, तो ये वो कंट्री है जहां पर सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। अब आप बोलोगे कि सर आपने अमेरिका को तो पहले भी रिपीट कर दिया था। देखो यहाँ पर पूरे अमेरिका महाद्वीप को कवर किया जाए तो अमेरिका का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई द्वारा कृषि की जाती है। अमेरिका का कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर आर्द्र कृषि भी की जाती है, और अमेरिका का कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जहां पर अति आर्द्र कृषि भी की जाती है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल पूरे पूरे कॉन्टिनेंटों को, पूरे 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 महाद्वीपों को, पूरे पूरे देशों को कवर करती हुई बताई जा रही है। ठीक है, इसके अलावा देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनता भी नहीं है। ये एक मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि यार आपने ये चीजें नहीं पढ़ाई, ये नई चीजें पढ़ाई, बाकी ये क्वेश्चन कभी पूछता भी नहीं है। यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता
क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से बहुत डीपली डीपली क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां से डीपली क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो यहां से वो क्वेश्चन बनाता भी नहीं है। हाँ देखो, मैंने बताया था क्वेश्चन बनता है यहां से, मानसूनी या अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात वाले क्षेत्रों में गेहूं, चावल, कपास, गन्ना की फसल पैदा की जाती है। डबल लाइन का निशान लगा लो उस लाइन के ऊपर जहां पर मैंने बोला था कि गेहूं की एकमात्र ऐसी फसल है जिसको सबसे ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बनता है। यहां दो से क्वेश्चन बन सकता है कि गंगा का मैदानी क्षेत्र में, जो गंगा के मैदान का पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई के द्वारा फसलें पैदा की जाती हैं, और दक्षिण भारत के जो नदियों के डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर सिंचाई के द्वारा फसलें पैदा की जाती हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। देखो, एक दूसरे को लिंक करते हुए पढ़ेंगे ना तो भाई अच्छे से समझ में आएगा, बाकी आएगा लेकिन ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा। अब जैसे मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो मानसूनी भारत है वहां पर मानसूनी भारत या मानसूनी विश्व, या हम बोल सकते हैं मानसूनी जलवायु प्रदेश, तो मानसूनी जलवायु प्रदेश या अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। अब जो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश बोलते हैं। अब जो अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश होता है वहां पर कितनी बरसात होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो देखो, तीन चीजें याद हो गई। सिंचाई द्वारा कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। दूसरी चीज कंप्लीट हो गई कि अर्धशुष्क जलवायु क्षेत्र या फिर स्टेपी जलवायु क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। तीसरी बात, मानसूनी जलवायु क्षेत्र में 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है। और थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था पर्वतीय बरसात के बारे में। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था मानसूनी पवनें पर्वत के जिस भाग से टकराती हैं वहां से टकराकर ऊपर उठती हैं। यहां पर क्या करती हैं? वो अधिक बरसात करती हैं। ठीक है, फिर ये ऊपर उठकर वापस नीचे की ओर उतरती हैं। ठीक है, जिस ढाल के सारे नीचे उतरती हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्वत छाया क्षेत्र या वृष्टि छाया क्षेत्र। यहां पर क्या होती है? कम बरसात होती है। ठीक है, तो जो ये वाला भाग है ना वहां पर कैसी जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु। ठीक है, और जो ये वाला भाग है यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। तो जहां पर अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है वहां पर बरसात कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर। और जहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहां पर बरसात कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, कितनी? 200 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं चौथा प्रकार कृषि का, जिसका नाम है शुष्क कृषि। देखो, नाम से पता चल गया होगा, शुष्क का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। और सूखा कब होता है? जब जहां पर बरसात ना हो और ना ही किसी तरीके से पानी की व्यवस्था हो। ठीक है भाई, जहां पर पानी की व्यवस्था है फुल, कि वहां पर जितनी फसल को पानी की जरूरत पड़े उतना पानी वहां पर पहुंच जाए, तो उसको तो हम शुष्क कृषि क्षेत्र बोल ही नहीं सकते। शुष्क कृषि क्षेत्र उसको बोला जाएगा कि जहां पर ना तो बरसात हो रही और ना ही किसी अन्य सोर्स के द्वारा पानी पहुंच पा रहा। ठीक है, तो शुष्क कृषि क्षेत्र, सूखी कृषि, सूखी कृषि, क्या? सूखी कृषि। सूखी कृषि स्पेशली उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर बरसात क्या होती है? 50 सेंटीमीटर से कम होती है। 50 सेंटीमीटर से कम। अब देख लो भाई, 50 सेंटीमीटर से कम बरसात कहां कहां पर होती है? जैसे पश्चिमी भारत में। ठीक है, पश्चिमी भारत में क्या होती है? 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। इसके अलावा मैं बताऊं, जो पश्चिमी एशिया है, कौन सा? पश्चिमी एशिया, जिसमें ईरान, इराक, सऊदी अरब ये वाले एरिया आ जाते हैं, वहां पर भी शुष्क कृषि की जाती है। तो शुष्क कृषि की जाती है पश्चिमी एशिया में। इसके अलावा कौन से में? पश्चिमी भारत में। इसके अलावा जितने भी मरुस्थल है, यहीं पर लिख देता हूं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में।
और स्पेशली उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पश्चिमी एशिया में और पश्चिमी भारत में शुष्क कृषि की जाती है। शुष्क कृषि स्पेशली उस क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, शुष्क कृषि कहाँ कहाँ की जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान हो गया जहां पर थार का मरुस्थल है, एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। पश्चिमी एशिया हो गया। इसके अलावा जितने भी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र, शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी खेती नहीं की जाती, तो वहां उस एरिया को भी इसी में शामिल किया। जैसे जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, जितने भी शीत मरुस्थल है, जितने भी उष्ण मरुस्थल है, वहां पर खेती अच्छी तरीके से नहीं की जाती, तो उन सभी एरिया को किसमें शामिल किया है, शुष्क कृषि में। ठीक है, तो यहां पर आप शीत मरुस्थल भी काउंट कर सकते हो। शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में यहां पर शीत भी जोड़ दो। ठीक है, तो शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, पश्चिमी एशिया में, पश्चिमी भारत में शुष्क कृषि की जाती है जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है। अब आप वो फसलें याद करो जहां जिनके लिए 50 सेंटीमीटर की से कम बरसात की आवश्यकता होती है। तो भाई साहब कुछ गिनी चुनी ऐसी फसल होगी, स्पेशली खाद्यान्न की तो कोई ऐसी फसल नहीं है जिसके लिए 50 सेंटीमीटर से कम बरसात की आवश्यकता होती हो। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में केवल कैसे पौधे उगाए जाते हैं, कटीले पेड़ पौधे उगते हैं जिनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं, परावर्तक सतह वाली होती हैं, लंबी जड़ें होती हैं, पौधों की ऊंचाई कम होती है, पौधों की एज भी कम होती है। ठीक है, और कटीली झाड़ियां होती हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे उगते हैं कौन से में, शुष्क कृषि क्षेत्र में। जैसे बेर, जिसको बोर भी बोलते हैं, खाने का आता है, इतना मोटा सा, अलग अलग साइज के। इस मौसम में बेर चल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी खेती भी इसी क्षेत्र में की जाती है। तो इस तरीके से थी आज की हमारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी क्लास की शुरुआत, जहां पर हमने पढ़ा है कि जल की मात्रा के या जल की प्राप्ति के आधार पर कृषि को टोटल 4 भागों में डिवाइड किया हमने, जिसमें पहले आती है त्रिकृषि, जिसको हमने अति आर्द्र बोला था, दूसरी आर्द्र कृषि, तीसरी सिंचाई वाले क्षेत्रों की कृषि, और चौथी सूखी कृषि। ठीक है, क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टेड लगी होगी, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमने सारी चीजों को एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़ा है। ध्यान रहे, देखो जो चीजें लिखने की हैं वो लिखते रहो, ऑलमोस्ट सारी चीजें आप लिखते हुए चलो। यहाँ पर मैं कोई भी चीजें गलत नहीं बता रहा, 100% बिल्कुल सारी चीजें सही बता रहा हूँ। तो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ उन सभी को लिखते चलो, जो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो आपको फिर से आगे देखने को मिलेंगे। तो जब आप उन चीजों को यहीं पर पढ़ लोगे तो फिर वो वहां पर आपको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से आज की हमारी ये पहली क्लास थी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, जिसमें हमने आज बैच की शुरुआत कर दिया है। तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो बैच ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सभी साथियों को देखने के लिए। अब बिल्कुल रेगुलर इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी। थैंक्स देखने के लिए, बाय मेरे प्यारे साथियों।